सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट इज टीचर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कूलाम के नियम के सदिश रूप के ऊपर। तो यार देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो देखा था वो था कूलाम का नियम, जिससे कि हमको एक फॉर्मूला मिला था जो था हमारा F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यही फॉर्मूला था, ध्यान है। और इस फॉर्मूले का ही हमको क्या निकालना है, सदिश रूप निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, आइए इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, हमने क्या किया, पहले हम जब सीधी सी बात हम कूलाम के नियम की बात करेंगे तो कूलाम ने जो नियम दिया था वो किन्हीं दो आवेशों के बीच दिया था। तो सबसे पहले हम दो आवेशों को इंडिकेट करते हैं। ये भाई आवेश है, हमने अपनी जगह इनकी अपनी अपनी जगह पर स्थापित उनको कर दिया। अब देखो, इनके बीच की जो दूरी है हमने माना r है, और इस आवेश का जो चार्ज है वो Q1, सॉरी इस कण का जो चार्ज है वो Q1, इसका जो चार्ज है यानी आवेश है वो Q2 है। सॉरी फॉर दैट। अब मान के चलो कि Q2 Q1 की तरफ एक बल लगा रहा है इस डायरेक्शन में, जिसको हमने नाम दे दिया F12, वेक्टर F12, और Q1 जो है Q2 की तरफ एक फोर्स लगा रहा है जिसको हमने नाम दे दिया वेक्टर F21। सही बात है, ठीक है। तो ये एक डेरिवेशन है छोटा सा, इसको कैसे लिखना है वो समझेंगे हम। तो पहले आपको ऐसा डायग्राम बना लेना है। देन क्या लिखना होगा, हम यह लिखेंगे कि माना कि Q1 से Q2 की ओर जो एकांक सदिश है, एकांक सदिश वो क्या है, आर कैप है, ठीक है। तब जब Q1 से Q2 की ओर यानी इस डायरेक्शन में जो एकांक सदिश है वो आर कैप है, इतना हमने समझ लिया। एकांक सदिश क्या होता है, किसी भी सदिश में, सॉरी किसी भी दिशा में अगर हमको किसी सदिश को, किसी वेक्टर यूनिट को, राशि को इंडिकेट करना हो, प्रदर्शित करना हो, तो हम आर कैप की मदद जरूर लेते हैं। क्योंकि आर कैप यानी ऐसा समझ लो कि अगर किसी भी ऐसा इनको बोलते हैं चर संख्याएं, जैसे चर बोलते हैं, जैसे आपका x हो गया, y हो गया, z हो गया, है ना, a हो गया, b हो गया, ऐसे टाइप के जितने भी वर्ड आते हैं वो सबको कहते हैं चर बोलते हैं, जिनका मान परिवर्तित होता रहता है। और जैसे 1 2 3 4 हो गए उनको अचर बोलते हैं, जिनका मान चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर r जो है, अगर मैंने इसके ऊपर कैप लगा दिया, इसका मतलब ये क्या बन गया, एकांक सदिश बन गया। और एकांक सदिश का काम होता है कि किसी भी जो आपकी वेक्टर यूनिट है, सदिश राशि है, उस राशि का जो दिशा है उसकी तरफ में बोलते हैं ना कि निर्देशित करना। उसको कोई व्यक्ति है जा रहा सड़क पे, तो उसको निर्देशित किया कि हमें इस डायरेक्शन में तेरे को जाना है, वो निर्देशित करना किसका काम होता है, आर कैप, यानी जिस डिजिट के ऊपर, जिस शब्द के ऊपर कैप लग जाता है, ठीक है। तो देखिए, माना Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश आर कैप है, ठीक है। तब हम आगे का सीन क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि Q2 से Q1 पर जो बल लग रहा है हम उसका कैलकुलेशन करेंगे क्या है। तो हम लिखेंगे कि Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, ठीक है। Q2 ने Q1 पे जो बल लगाया है वो क्या है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाले हैं। F12 से हमने इसको इंडिकेट किया है। तो फॉर्मूला क्या था अभी जो हमने देखा था कूलाम के नियम में, वो था आपका F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। कैमरे में दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिट रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यही फॉर्मूला था हमारा कूलाम नियम से। अगर इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो कैसे आएगा, हमारा सेम आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बट थोड़ा सा चेंज करेंगे, Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ध्यान से देखो, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है कूलाम के नियम से जो हमने देखा था। सदिश रूप में व्यक्त करने के टाइम फॉर्मूला हम सेम ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे हम आर कैप और लगाएंगे। क्यों, जब हम सदिश की बात, मैंने क्या बोला, ये क्या है, बल है। कौन सा बल है, F12 का मतलब क्या हो गया, दो की तरफ से A पर जो बल लग रहा है, यानी Q2 द्वारा Q1 पर जो बल लग रहा है उसको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, F12 से, वेक्टर F12 से, ठीक है। अच्छा, ये सदिश राशि है। जब ये सदिश राशि है तो इसके साथ हमको कोई ना किसी ना किसी सदिश का, एकांक सदिश का प्रयोग करना पड़ेगा उसकी दिशा को निर्देशित करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको समझाता हूँ, पहले समझो। यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस क्यों आएगा,
देखो हमने क्या बोला था कि Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश आर कैप है, इस दिशा में आर कैप है। और आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, हम जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको साथ ही कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है वहीं हम क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो अगर इस डायरेक्शन में आर कैप है और अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में बात की जाए, जैसे इस डायरेक्शन में आर कैप है, लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन की बात करते हो, इस डायरेक्शन की, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो आर कैप है वो माइनस हो जाएगा, यानी उस पर जो चिन्ह है वो कैसा लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इतना सारा डिफरेंस आ जाता है उस चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का आर कैप आ जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ थोड़ा मैं बेसिक नॉलेज देता हूँ, अगर उनको नहीं पता है कि आर कैप हम यहाँ क्यों लगा रहे हैं। देखो हमने कभी भी फिजिक्स 11th फिजिक्स में या आपने मैथमेटिक्स में भी ज़रूर देखा होगा ये चीज़ को, कि अगर आपके पास में कोई वेक्टर ए दे रखा है, अगर वेक्टर ए दे रखा है तो उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वेक्टर ए का मॉड इनटू एकांक सदिश। ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा। अगर ये फॉर्मूला नहीं देखा है तो एक फॉर्मूला तो जरूरी तुमने देखा होगा कि अगर कोई एकांक सदिश है ए कैप, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसके वेक्टर अपॉन में वेक्टर ए का परिमाण। इस तरीके से हमको मिलता है एकांक सदिश। यानी ये यहाँ पे क्या है, एकांक सदिश है, ये इसकी सदिश राशि हो गई, वेक्टर फॉर्म हो गया, और ये इसका परिमाण हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अगर हम इन दोनों का यानी कि सदिश राशि में उसके परिमाण का भाग दे देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा एकांक सदिश बन जाता है। तो यहां से जरा देखो, अगर मुझे इस जगह से अगर मुझे वेक्टर ए निकालना है तो इसको मैं इधर पक्षांतर कर दूंगा। जब मैं इसको इधर पक्षांतर कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझको, ए कैप इंटू वेक्टर ए का मोड यानी परिमाण, ठीक है। तो ये जो चीज निकल के आई, इस चीज को अगर मैं यहां देखता हूं पुट करके तो देखो क्या दिखता है, ये क्या चीज है, वेक्टर यूनिट, वेक्टर यूनिट ये रही। ये क्या चीज है, परिमाण है, ये इतना बीच का क्या है, परिमाण है। परिमाण का मतलब होता है जिसमें चिन्ह का मान, चिन्ह का कोई चिन्ह का रोल हो लेकिन डायरेक्शन का रोल नहीं हो, ठीक है, यानी दिशा उस पर कोई महत्व ना दिखा रही हो लेकिन परिमाण आए, वैल्यू आए। परिमाण किसे बोलते हैं, वैल्यू को बोलते हैं इनको। तो ये क्या चीज है, यहां पर देखिए परिमाण है और ये परिमाण है, ये वाला जो दे रखा है, ठीक है। अच्छा ये क्या है यहाँ पे, एकांक सदिश, और एकांक सदिश क्या है, ये है यहाँ पे एकांक सदिश। यानी इस फॉर्मूले से हमने रिलेट कर दिया ये, यानी हमको ये पता चल गया कि फंडामेंटली यानी बिल्कुल मूल रूप से बेसिक फॉर्मेट से कि ये जो फॉर्मूला आया है वो कहाँ से आया, वो यहाँ से उठ के आया है, ठीक है। ये यहाँ तक के लिए थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया था, आपके नोट्स से इसका कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। ओके यहाँ तक हमने समझा, ये हो गया हमारा माइनस का आर कैप, ठीक है। अच्छा अब ये जो मैंने बताया कि अगर आपके पास में कोई भी इस टाइप की यूनिट है, वेक्टर ए दे रखा है, सॉरी ए कैप दे रखा है, तो इसको आप वेक्टर ए लिख सकते हो और उसका परिमाण लिख सकते हो अपॉन में। तो जब भी मैं यहाँ पे आर कैप लिख रहा हूँ तो इसको भी मैं इस तरीके से खोल सकता हूँ या नहीं खोल सकता, तो बिल्कुल। तो देखो क्या आएगा, यहाँ लिखते हैं, जगह नहीं यहाँ पे, वेक्टर F12 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्या आएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो आर कैप की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर आर अपॉन में। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, जब आप परिमाण की बात करोगे, परिमाण को ना दो तरीके से लिखा जा सकता है। या तो आप वेक्टर के इधर उधर मापांक लगा दो, आप परिमाण को इस तरीके से भी लिख सकते हो। एक तरीका और होता है लिखने का कि केवल और केवल उसका जो अचर भाग है, अचर भाग जो उसका दे रखा है उसे लिख दो। जैसे वेक्टर आर है, वेक्टर आर में वेक्टर ना लिखकर केवल अगर आर लिख दोगे तो उसका परिमाण बोला जाएगा। तो यहां पर मैं परिमाण के रूप में दो चीजें लिख सकता हूं, या तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर आर का मोड इस तरीके से, या मुझे ऐसे नहीं लिखना है तो दूसरा तरीका क्या होता है, सिंपली मैं यहाँ पे आर लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा माइनस मेरा चलता हुआ आ रहा था तो माइनस एज इट इज, जब मैं यहाँ पर इसका गुणा करूंगा आर का तो ये आर स्क्वायर है तो आर क्यों हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, वेक्टर 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर क्यू, ये माइनस आगे आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, वेक्टर आर। इसको एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं अपन, सही है। ये वाला जो फॉर्मूला हमारा निकला है इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आती है। अब इससे आगे देखते हैं क्या करना है हमको। तो इस इक्वेशन को हम लिखा रहने देते हैं यहाँ पे, क्योंकि आगे हमको कंपेरिजन करना है, ठीक है। बाकी की चीज़ को मैं मिटा देता हूँ भैया, यहाँ से बोर्ड तो साफ करना होगा। ओके तो ये डायग्राम हम यहाँ पे लिखा रहने देते हैं और
इसे लिखा रहने देते। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। ये कौन सी है कि Q2 जब Q1 पर बल लगा रहा है, देखो इंडिकेट करना समझो, Q2 Q1 पर बल लगा रहा है तो बाद में क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे इंडिकेट करते समय पहले क्या लिखा हमने, जो बाद में आ रहा था 1, बाद में क्या लिखा 2, जिससे बल चल के जा रहा था, समझे। तो ये हो गया F12। अब हम बात करेंगे, अभी हमने बात करी इसने इस पर जो बल लगाया, अब हम देखेंगे ये जो इस पे बल लगा यानी Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। ठीक है, यहां तक ये अलग चीज है, यहां से बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो बल आएगा क्या आएगा F21। जब ये इस पे बल लगाएगा तो F21 बल ही तो आ रहा है। ठीक है, तो F21 बल, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा भाई, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r², और साथ में क्या आएगा यहाँ पे आर कैप। अब ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, सोच के बताओ, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, बोलो। पॉजिटिव आएगा। जिन जिन ने पॉजिटिव बताया बिल्कुल सही बताया। क्यों आएगा पॉजिटिव, देखो तो सही, हमने क्या बताया था, Q1 से Q2 की तरफ जो आपका एकांक सदिश जा रहा है वो कैसा है, आर कैप है। तो हमने जो मान के चला है पहले से, वो क्या मान के चला है कि Q1 से Q2 की तरफ जो भी बल लग रहा है उस दिशा में जो एकांक सदिश आर कैप है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जब हम बात करें Q1 से Q2 की तरफ लगाया गया बल, तो उस दिशा में तो आर कैप ही आएगा, उस पर नेगेटिव चिन्ह तो आना ही नहीं है, गलती से भी नहीं लगाना है। कैसा आएगा, पॉजिटिव, बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो यहां पर F21 फोर्स की बात करी। अरे यार हमारा मार्कर कैसे, पता नहीं क्या चलता है इसमें, कोई नहीं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ पे कितना आएगा, चलो एक बार और एक स्टेप और हम खोल के रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर R अपॉन में R, अब इस R का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, RQ। तो वेक्टर F21 क्या दिख रहा है कैमरे में, ठीक है दिख रहा है, तो 1/4πε0। अब यहाँ पे क्या आएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन में, अब R² और R का गुणा करोगे क्या आएगा, RQ, और यहाँ पर क्या रखेगा, वेक्टर R। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का हम कंपैरिजन करते हैं, दिख रहा है ना, सही दे, ठीक है दिख रहा है। तो देखो वेक्टर F21, इसमें क्या है, जो फॉर्मूला आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसमें क्या है इक्वेशन फर्स्ट में, उसमें फॉर्मूला तो सेम है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो बाकी सब यहाँ पे सेम है, बट क्या लफड़ा है, माइनस का लफड़ा है। देखो माइनस है या नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब देखो इतना यहाँ क्या ये लिख लिया आपने, अब क्या लिखोगे, अब जो लिखोगे यहाँ लिखोगे, हम देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, हम दोनों समीकरणों से तुलना करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो आपका F12 है वो माइनस है वेक्टर F21 के, यानी परिमाण में तो दोनों सेम है। देखो परिमाण की जो वैल्यू है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। कैसे पता चला, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि वहां पे धनात्मक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ, वहां पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ, इसका मतलब क्या, ये ऋणात्मक होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई जी, बिल्कुल ठीक है। अब आगे की कहानी क्या है, देखो एक चीज और समझो, इस डायग्राम में मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर्स में ये जरूर बताया था, अगर आपने नहीं वो लेक्चर देखे आप अटेंड जरूर कीजिएगा, कि अगर आपके पास में दो समान प्रकृति के आवेश हैं, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव है या नेगेटिव और नेगेटिव है, तो इन दोनों के मध्य कौन सा बल लगेगा, वो लगेगा प्रतिकर्षण का बल। कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण का बल। और अगर इन दोनों आवेशों की प्रकृति अलग अलग है, जैसे एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव हो, या पहला नेगेटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो वहाँ पॉजिटिव हो, तो क्या होगा, वहाँ पे आकर्षण बल होगा। यानी अगर दो आवेश समान प्रकृति के, ऐसे धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो इन दोनों कंडीशन में, ऐसे इस कंडीशन में और इस कंडीशन में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। लेकिन अगर वहीं पे एक पॉजिटिव है एक ऋणात्मक है पॉजिटिव, इन दोनों कंडीशन में कैसा बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस डायग्राम की बात करें, इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि अगर Q1 Q2 पे बल लगा रहा है तो वो आगे की तरफ जा रहा है। Q1 ने, देखो यहाँ पे Q1 ने Q2 पे बल लगाया तो बल की दिशा किधर है, इधर की डायरेक्शन, कि Q1 ने Q2 पर बल लगाया वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये एक दूसरे से क्या है, दूर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों की प्रकृति सेम है, यानी ये जो आवेश है वो धनात्मक है,
ये भी धनात्मक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला आवेश ऋणात्मक हो और ये वाला आवेश ऋणात्मक हो। यानी कि जैसी प्रकृति इस आवेश की है वैसी ही प्रकृति इस आवेश की भी होगी। अगर ये धनात्मक है ये भी धनात्मक होने वाला है, अगर ये ऋणात्मक है तो ये भी ऋणात्मक होने वाला है। बात समझ में आई? अच्छा, अब यहां से एक चीज और देखो, यहां तक उतार लिया होगा, ये था बेसिक नॉलेज, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो अभी आपने देखा कि समीकरण 1 व 2 से वेक्टर F12 जो है वो वेक्टर F21 के परिमाण में तो समान है, लेकिन उसमें माइनस चिन्ह लगने की वजह से दिशा में विपरीत है। इसका मतलब ये कौन सा नियम होगा? न्यूटन के नियम की देखो, न्यूटन के नियम का, तो न्यूटन के नियम में जो तीसरा नियम था वो क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अतः ये नियम कौन सा होगा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के रूप में भी आप इसको देख सकते हो। ऐसे बोल सकते हो कि ये जो नियम है वो जो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था उसका पालन करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया का क्रिया प्रतिक्रिया के, अरे भाई के आएगा, के नियम का पालन करता है। भाई साहब कूलाम अंकल तो खुश हो गए थे ये देख के कि भाई क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन कर रहा है बंदा, तो समझ रहे हो? यानी कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। आप ऐसा लिख सकते हो उस डेरिवेशन के बाद। यहां से प्रूफ हुआ, ठीक है। अब आगे एक छोटा सा स्टेप और है, उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। ओके, तो हमने मिटा दिया। अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या, एक छोटा सा नोट पॉइंट है, वो नोट पॉइंट क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। नोट लिखना है आपको अपने नोट्स में। मैं आपके नोट्स यहीं पे कवर करा देता हूं ताकि आपको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि देखो पहले तुम लेक्चर देखोगे, उसके बाद तुम क्या करोगे? नोट्स के पीछे भागोगे, ठीक है। अगर तुम चाहते हो नोट्स की, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। अगर तुमको नोट्स चाहिए तुम कमेंट्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगली वीडियो में आपको नोट्स सारे के सारे प्रोवाइड करा दूंगा। बट ऐसे करने से क्या होता है, आपने अभी अभी लेक्चर देखा, पूरी डेरिवेशन आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ, तो नोट्स का झंझट नहीं होता। आप वीडियो देखो, ठीक है, साथ के साथ नोट डाउन करते जाओ, फेयर बनाते जाओ, क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, ठीक है। आपके नोट्स भी बनते जाएंगे, टाइम भी बचेगा, क्योंकि टाइम का भी तो काम है। मैं जानता हूँ जितने सारे लोग होते हैं हमारे, वो गांव क्षेत्र देहात क्षेत्र से होते हैं, उनका टाइम की कमी होती है। इसीलिए चीज़ें ऐसी करनी चाहिए ताकि टाइम आपका सेव हो, बचे और आपका काम भी हो जाए, आपकी पढ़ाई भी हो जाए और टाइम भी एक्स्ट्रा खर्च ना हो, ठीक है। तो नोट पॉइंट क्या है, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था डायग्राम में, ये दो इस तरीके के आवेश हैं। तो पहला अगर एक धनावेश है और दूसरा ऋणावेश है, तो वहां पे जो बल लगेगा वो डायरेक्शन देखो, जैसे ये है तुम्हारा Q1, ये है तुम्हारा Q2, ये धनावेश है ऋणावेश है। तो अब जो F2 है, F12, देखो पहला वाला डायग्राम बनाऊंगा पहले, यहाँ पे मैं जो मैंने पहले बना रखा था वो मिटा दिया। देखो यही डायग्राम था ऐसा हमारा, इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स F21 था, इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स F12 था क्या नहीं? यही था। तो इन दोनों डायरेक्शन में क्या देखा था कि जो बल लग रहे हैं दोनों के बीच में प्रतिकर्षण के लग रहे थे। तो इस वजह से जो दोनों की ओर से बल लग रहे थे एक दूसरे की तरफ, वो उन्हें प्रतिकर्षित कर रहे थे, दूर दूर कर रहे थे। यानी ये इस पर, जैसे ये था तुम्हारा Q1, ये था तुम्हारा Q2। अगर Q2 Q1 में बल लगा रहा था तो वो आगे की तरफ इधर मूव कर रहा था, और जब Q1 Q2 बल लगा रहा था तो वो इधर मूव कर रहा था। क्यों? क्योंकि इन दोनों की प्रकृति क्या थी, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव थी या नेगेटिव नेगेटिव थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंडीशन ऐसी लूं कि पहला जो मेरा आवेश है वो धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है, ऐसा हो सकता है कि ये ऋणात्मक हो ये धनात्मक हो, कुछ भी हो सकता है, एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, बस इतना होना चाहिए, ठीक है। तो देखो Q1 जब Q2 पे बल लगाएगा तो कैसा आएगा? आकर्षण का बल। कैसा आएगा? अरे चल जा भाई मार्कर, ठीक है। तो Q1 Q2 की तरफ जो बल लगाएगा वो कैसा लगाएगा? आकर्षण। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा भाई, पहले ही मैं बता चुका हूं। तो बल कैसा लगना है? आकर्षण का बल लगना है, ठीक है। तो यानी कि अब जो देखो Q1 Q2 पे जो बल लगा रहा था वो डायरेक्शन किधर जा रही थी? इधर। तो उस बल को हम क्या बोल रहे थे? F21। तो किधर आएगा वो? इसको थोड़ा आगे इंडिकेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं F12 भी दिखाना है ना डायग्राम में। तो देखो यहाँ पे जो F वेक्टर F12 जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन, पहले इधर जा रही थी अब इधर जा रही है। अब जो वेक्टर जो आवेश Q2 है वो अगर Q1 पे जो बल लगाएगा, वो पहला था Q2 ने Q1 पे बल लगाया तो इस डायरेक्शन में जा रहा था, अभी कहाँ जाएगा? अट्रैक्ट ही तो करेगा,
पहले ये इसको दूर भेज रहा था, लेकिन अभी ये इसको इसके पास लेके जाएगा। तो देखो कहाँ पे जाएगा इसका, बताओ, ये इधर जाएगा। वेक्टर F2 जिन ने जवाब इधर की तरफ दिया बिल्कुल सही है, और जिन्होंने अपोजिट डायरेक्शन दिया है आपको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, ओके, क्योंकि ये फिजिक्स है। जब तक आप इसका रिवीजन नहीं करोगे कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसेगा ही नहीं भाई, ठीक है। देखो दोबारा समझते हैं। अगर हमने Q1 ने जब Q2 पे बल लगाया, पहली वाली कंडीशन देखो, Q1 ने Q2 पे बल लगाया था, दोनों से समान प्रकृति के थे, तो इसने इधर प्रतिकर्षण बल लगाया था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, दोनों विपरीत प्रकृति के हैं। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बल लगाएंगे तो आकर्षण का लगाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर वो आकर्षण का बल लगाना है तो जो पहले वाला डायग्राम था उसमें जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। सिंपल सी बात है, क्या इसमें नया फंड आ रहा है। यानी Q1 ने Q2 का जो बल लगाया तो कैसा लगाया, आकर्षण का। तो जब Q1 Q2 पे बल लगा रहा था, यहाँ देखो Q1 ने Q2 पे बल लगाया था, उसको हमने F21 से इंडिकेट किया था, यानी F21। तो F21 पर फोकस है हमारा। तो F21 इस डायरेक्शन में था पहले, तो अब इधर हो जाएगा इधर। अच्छा, उसके बाद जब Q2 ने Q1 पर बल लगाया था, तो आप देखना अपने नोट्स पे मैंने मिटा दिया है, Q2 ने जब Q1 पर बल लगाया था तो F12 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी। लेकिन जब अब इस कंडीशन में Q2 जब Q1 में बल लगाएगा तो कैसा लगाएगा, आकर्षण का लगाएगा। तो F12 जो है इधर ना जाकर इधर जाएगा, तो डायरेक्शन कैसे हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। दूसरी चीज, अगर यहां पर आप Q1 इंटू Q2 करते हैं, यानी दोनों आवेशों का गुणनफल करते हैं, तो वो उससे आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो लेस देन 0 होगी, यानी 0 से कैसी होगी, छोटी होगी, ठीक है। Q1 से Q2 का गुणा करोगे तो 0 से छोटी होगी। ऐसा क्यों, देखो Q1 की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। लेट सपोज, चलो पहले समझ लो, पॉजिटिव, इसकी क्या है, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव का गुणा करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है, छोटी होती है, 0 से छोटी होती है। इसीलिए हमने लिखा है डायरेक्ट Q1 इंटू Q2 का क्या है, 0 से छोटा आएगा। मार्कर का थोड़ा सा इशू है, जल्दी से मैं ठीक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी ये समझते हैं। तो अच्छा, ये तो हो गया पहला केस। यहाँ तक आप आई थिंक आपने उतार लिया होगा, नहीं उतार जल्दी से उतारेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा केस है वो सेम है जैसे हमने पहले वाला डायग्राम बनाया था, इसी डायग्राम में समझते हैं उस चीज को। दूसरे केस में क्या होगा कि अगर ऐसे ही मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इधर से जो बल लग रहा है इसकी तरफ वो इधर जाएगा, इधर से जो इधर बल लग रहा है वो इधर भी जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर दोनों की प्रकृति समान है, जैसे दोनों ही धनात्मक है, दोनों ही ऋणात्मक आवेश है, तो दोनों के बीच में बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। यानी कि ये इस पर जो बल लगाएगा वो इधर मूव करेगा, और ये इस पर जो बल लगाएगा वो इधर मूव करेगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पर जो Q1 इंटू Q2 का मल्टीप्लीकेशन, यानी जो गुणा करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, Q1 इंटू Q2 करने के बाद क्या मिलेगा हमको, वैल्यू आएगी हमारी 0 से बड़ी। क्यों, देखो ये भी पॉजिटिव इंटू ये भी पॉजिटिव, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। 0 से छोटी है बड़ी है, 0 से तो बड़ी है भैया, 0 से तो बड़ी है। अच्छा, अगर माइनस इंटू माइनस कर दें तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। छोटी 0 से बड़ी है, बड़ी है। अभी भी नहीं समझे, चलो कोई नहीं, एग्जांपल ले लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। देखो, अगर मान के चलो तुम्हारे पास प्लस का 10 है, गुणा 10 कर दिया तुमने, क्या आएगा, 100। 100 0 से छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, वही तो लिखा है हमने। अगर मान के चलो माइनस का 10 है, गुणा माइनस का 10, सॉल्व करो कितना आएगा, माइनस का 100 नहीं, प्लस का 100 आएगा। जिन्होंने 100 आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया, क्यों, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, और 10 गुणे 10 करोगे 100 हो जाएगा। 0 से छोटा है, बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो वही बात तो यहाँ लिखी है, इन दोनों से मिलने वाली बात ही तो यहाँ लिखी है हमने। और क्या लिखा है, वही लिखा है, सिंपल सी बात है। यानी कि दोनों कंडीशन हमने पढ़ ली कि किस तरीके से अगर आवेश में परिवर्तन हो तो हम दिखा सकते हैं कि कूलाम के नियम का सदिश रूप किस तरीके से प्रदर्शित होगा। ठीक है, हमको केवल रटना नहीं है, समझना है। समझ में, अगर हम आवेशों को परिवर्तित कर दें, आवेशों को अपनी जगह से परिवर्तित कर दें, या फिर उनकी प्रकृति को बदल दें, जगह को नहीं प्रकृति को बदल दें उनकी, तो प्रकृति हमने बदल दी तो हमने देखा कि उनके बीच में लगने वाले जो बल थे, बलों की प्रकृति भी बदल गई। जो आकर्षण का था प्रतिकर्षण में बदल गया, जो प्रतिकर्षण का था वो आकर्षण में बदल गया। यानी कि जो बलों की जो प्रकृति है वो डिपेंड करती है आवेशों की प्रकृति पर, यानी प्रकृति डिपेंड करती है प्रकृति पर। समझ में बात, ओके। तो ये था आपका कूलाम का सदिश। अब चलते अपने अगले टॉपिक की तरफ। सो गाइस, अगला जो टॉपिक है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या होता है कि अगर आप मान के चलिए कि आपके पास में कोई एक ऐसा निकाय है जो कि कुछ आवेशों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। मान के चलिए इस आवेश का थोड़ा डायग्राम में बड़ा बनाता हूं। जैसे आपके पास में इस तरीके से कोई एक निकाय है जिसमें कि कुछ आवेश हैं इस तरीके से, ठीक है, जिनसे मिलकर ये आवेश बना हुआ है। तो मान के चलो इस आवेश का, इस पार्टिकल का आवेश क्या है, Q1, इसका Q2, इसका Q3, इसका Q4, और ये जो है इसका क्या है, Q, केवल और केवल Q। तो ये जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, अब नाम से समझ में आ रहा होगा, अध्यारोपण यानी किसी चीज पर अध्यापित हो रहा है, यानी क्या जुड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर
Q1 Q पर कोई बल लगा रहा है, मान के चलो इस पे हमने मान लिया F1, ठीक है, वेक्टर F1। ये Q2 इस पर भी बल लगा रहा है Q पर, मान के चलो वेक्टर F2। Q3 Q पर बल लगा रहा है कोई, मान के चलो क्या आएगा, वेक्टर F3। उसी तरीके से Q4 भी है, वो Q पर बल लगा रहा है, मान के चलो वेक्टर F4। तो Qj वाला जो आवेश है, इस पर जो परिणामी बल होगा वो बल इन चारों आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से Q पर लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होगा। समझ में आई बात? ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। क्या लिखेंगे हम इंडिकेट करने में कि वेक्टर F यानी मान के चलो वेक्टर Q पर टोटल जो आवेश, सॉरी टोटल जो बल आ रहा है परिणामी वो वेक्टर F है। तो क्या लिखेंगे हम इसको कि वेक्टर F बराबर क्या होगा, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4, ठीक है। अगर और कुछ भी पार्टिकल्स आ जाए, तो 4 पार्टिकल्स थे, 1 2 3 और 4, अगर कुछ ज्यादा पार्टिकल्स भी हैं तो हम क्या करेंगे, उनको भी जोड़ देंगे। तो ये आता है अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी हिंदी आप क्या लिखोगे कि यदि कोई निकाय बहुत से आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश, ये क्या है, कोई एक आवेश है, किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल विभिन्न आवेशों द्वारा उस पर लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है, जैसा कि इस फॉर्मूले में हमने दिखाया। ये हो गया आपका अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला जो टॉपिक है वो है आवेश घनत्व। तो आवेश घनत्व को अंदर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होता है आपका, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से, इसको क्या बोलते हैं, लैम्बडा। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो देखो रेखीय आवेश घनत्व जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, रेखीय, इसका मतलब ये किसी ना किसी एक विशेष लंबाई के ऊपर बात होगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास में इस तरीके से कोई एक लाइन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही तरीके से बनाते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपके पास में ऐसी कोई एक लाइन दे रखी है जिसकी लंबाई कितनी है, L है, ठीक है, और इस L लंबाई पर क्या है, इस तरीके से कोई भी आवेश वितरित है, ठीक है, कोई भी आवेश क्या है, वितरित है पूरे ही लंबाई पर। अब चाहे तो वो धनात्मक हो सकता है या फिर ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है, धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है पूरी लंबाई के ऊपर, ठीक है। और ये कितना आवेश है, मान के चलिए Q आवेश है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, कितना आवेश है, Q आवेश है। तो इसका जो रेखीय आवेश घनत्व होगा क्या कहलाएगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू Q अपॉन में L, ठीक है। ये इसका रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है। डेफिनेशन के लिए डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि एकांक लंबाई, यहां से हम इसी फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाना सीखेंगे कि एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका नीचे एक लाइन है, इसको लैम्बडा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है उसे मैं जल्दी से लिख देता हूं। ठीक है, यानी इसकी डेफिनेशन होगी कि एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू Q अपॉन में L, ठीक है। इस तरीके से इसका फॉर्मूला आ जाएगा। डायग्राम अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से कोई एक लाइन है जिस पर क्या है, आवेश वितरित है, ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, L है, और ये जो आवेश वितरित है कितना है, Q आवेश है। सो अगली जो हेडिंग है आपकी वो है पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी आवेश घनत्व के अंदर पहला पॉइंट अभी हमने देखा था रेखीय आवेश घनत्व, और ये दूसरा पॉइंट है, इसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये मैंने आपके सामने लिख दी है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको कि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखो ये तो होगी थ्योरी वाली बात, अब इसे समझेंगे कैसे। देखो अगर मान के चलो आपके पास में ऐसी कोई एक क्षेत्रफल की शीट है, शीट का मतलब कोई परत है,
इमेजिन करो जैसे आपको पेपर पैड होता है, हम लोग पेपर देने जाते हैं तो सीधी सी बात है हमारे पास एक पेपर पैड होता है, पेपर पैड पे उसको इमेजिन करो कि वो क्या है, एक पतली सी शीट है जिसके ऊपर क्या है, आवेश इस तरीके से वितरित है, ठीक है, फैला हुआ है चारों तरफ। ये आवेश के छोटे छोटे पीस मैंने इसे बना दिया, ठीक है। ये आवेश हो गया, कितना आवेश है भाई, आवेश है क्यू आवेश है। इसका क्षेत्रफल कितना है भाई, जब मैं एक शीट की बात करूं तो कुछ ना कुछ उसका क्षेत्रफल होगा, कुछ ना कुछ इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी, तो क्षेत्रफल भी निकल के आएगा कुछ हमारे पास। तो इतना क्षेत्रफल है, इतना इसका क्या है, आवेश है, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व निकलेगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। तो फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सी बात है, एकांक क्षेत्रफल। देखो एकांक क्षेत्रफल का मतलब होता है कि क्षेत्रफल का मान यहाँ पर क्या है, एकांक है, और जब क्षेत्रफल का मान एकांक होगा इसका मतलब होता है कि वो कहाँ पे है, अगर ये एक भिन्न है तो हर में है उसके, मतलब नीचे की साइड पे है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, एरिया, ऊपर क्या होगा, कूलम, सॉरी आवेश होगा, ठीक है। इतनी सी कहानी होती है इसकी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसका भी मात्रक क्या होगा, मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक सिंपल सी बात है, देखो जहां पे ये जो दोनों चीजें दिख रही हैं इसका मात्रक लिख देंगे तो मात्रक आ जाएगा। जैसे आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, ठीक है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। इससे पहले देखिए आवेश घनत्व का जो हमने मात्रक निकाला था उसमें नहीं निकाल पाए थे, तो उसका मात्रक यहाँ पे लिख देता हूँ। उसका मात्रक क्या होगा, ये लैम्डा यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है दिख रहा है, तो इसका मात्रक क्या होगा, ये मात्रक है एक्चुअली, और मात्रक क्या होगा, वहां पे क्या होता था, एल अपॉन में, सॉरी क्यू अपॉन में एल होता था, तो अब मात्रक क्या आ जाएगा इसका, कूलम अपॉन में मीटर, ठीक है। एक हिंदी एक इंग्लिश, कोई नहीं, चलो अब हिंदी में कर दिया मैंने, कूलम प्रति मीटर, ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा रेखीय आवेश का। अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तो अगला जो टॉपिक है वो है आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेशन जैसे आपके सामने लिख रही है उसको बाद में पढ़ते हैं, पहले समझते हैं क्या चीज है। तो देखो यहाँ पर क्या है, आयतन आवेश घनत्व। देखो अब बात आ रही है आयतन की, इसका मतलब क्या है, हमारे पास में जो भी यहाँ पे वस्तु होगी वो एक ऐसी वस्तु होगी जिसका कि कुछ आयतन होगा, या अगर उसका कुछ आयतन है तो कैसी होगी, वो 3D होगी। 3D का मतलब कोई भी ठोस सॉलिड, मतलब जिसका क्षेत्रफल के साथ साथ उसकी कुछ क्या हो, ऊंचाई भी हो। जैसे मान के चलो आपके पास में ऐसा कोई एक घन है, ठीक है, ऐसा कोई एक घन है, ओके, इस टाइप से कोई एक घन है, ओके। अच्छा, अगर मान के चलो कि इसके अंदर क्या है, क्यू आवेश पूरी तरह से वितरित है, इसके सभी फलकों पर, मतलब जितनी भी इसकी सतह है उस पर आवेश जो क्यू है वो वितरित है। टोटल आवेश कितना है, क्यू है। अच्छा, इसका जो वॉल्यूम है वो भी। अच्छा, एक चीज और, अब तक जो हम बात करते आ रहे थे आवेश, हम जिसमें क्यू लेके चल रहे थे वो क्यू आवेश क्या था। जैसे हमने पहले एक लाइन दी थी तो बोला था कि जो क्यू आवेश है वो इसकी इस तरीके से लंबाई पे प्रदर्शित है। उसके बाद हमने क्या लिया था, एक शीट ली थी जिसपे हमने बोला था कि इस तरीके से आवेश उस पर वितरित है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक यहाँ पे हमने घन ले लिया है, तो अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे भी क्यू आवेश है। तो क्यू आवेश किस जगह है, देखो यहाँ पर जो क्यू आवेश था वो इसकी पूरी की पूरी लंबाई पर था, यानी ये वाला जो तार है इसकी पूरी लंबाई पर क्यू आवेश था, ठीक है। ये आपके पास में जो शीट थी, इस पूरी शीट पर इस कोने इस कोने इस कोने इस कोने से पूरी तरीके से भरी हुई थी, वो आवेश था। और ये जो हमारे पास में घन उपस्थित है इसके प्रत्येक सतह पर, यानी ये जो सतह देख रहे हो, ये जो सतह देख रहे हो, ये जो सतह देख रहे हो, 3 सतह ये है, बाकी की सतह जितनी भी सतह है इसके, उन सभी सतहों पर जो आवेश है वो क्या हुआ, एक समान रूप से वितरित होगा। और इसका आयतन तो भी यहाँ पर है ही है, ठीक है। तो इसको जस्ट हम सिंपली क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले पे रख देंगे। देखो फॉर्मूला सेम है, अब तक हम पढ़ते आ रहे थे। देखिए आवेश घनत्व में क्या होता था, Q अपॉन में L, पृष्ठीय आवेश घनत्व में क्या होता था, वहां पे होता था Q अपॉन में A। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंपली होगा, देखो रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं हम, इसको रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, रो, ठीक है। अच्छा, इसको फिर क्या लिखेंगे हम, Q अपॉन में V। सिंपल सी बात है, हम जिस वस्तु की बात करेंगे, जिस भी वस्तु की अगर हम बात करेंगे, उस वस्तु का अगर वो लंबाई है तो L लेंगे उसकी लंबाई, अगर वो क्षेत्रफल है तो उसका क्षेत्रफल ले लेंगे, अगर वो कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका आयतन निकाला जा सकता है तो उसका हम क्या लेंगे, V लेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अगर इसके मात्रक की बात करें अगर हम, तो मात्रक, अब आप लोग बताओ जल्दी से कि इसका मात्रक क्या होगा। सिंपल सी कहानी है, जो भी इसका फॉर्मूला हमारे पास में है उस फॉर्मूले में जो भी, ये तो हो गया आपका LHS साइड, ये हो गया आपका RHS साइड, तो RHS साइड में जो भी आपको डिजिट नहीं बोलेंगे इसको, तो RHS साइड में आपको जो कोई भी राशियां दे रखी हैं, यूनिट दे रखी हैं, उन सभी राशियों के जो मात्रक हैं हम उनको वैसे ही लिख देंगे जिस क्रम में जहां पे ये लिखे हुए हैं। जैसे यहां पर क्या है, आवेश है, तो आवेश की राशि क्या होती है, सॉरी मात्रक क्या होता है, कूलम,
अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह निशान आएगा या भाग का चिन्ह आएगा? भाग का चिन्ह आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी तो भाग हो रहा है। सिंपल सी कहानी। अगर आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं यार, हम एक एक छोटी से छोटी चीज को भी वीडियो में क्लियर करते हुए चला करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आयतन है, तो आयतन का मात्रक क्या होता है? सिंपल सी कहानी, हम जानते क्या होता है? मीटर क्यू होता है। मीटर क्यू होता है? देखो छोटा सा इंट्रो देता हूँ। आयतन क्या होता है? लंबाई और क्या होता है साथ में आपका? चौड़ा। मीटर क्यू होता है, ठीक है। तो यहां पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर क्यू। तो ये तीनों तरीके के आवेश घनत्वों को हमने डिस्कस कर लिया है, क्या चीज होती है क्या नहीं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम बात करने वाले हैं आवेश की विमा के ऊपर। तो देखो आवेश की विमा कैसे निकालेंगे हम? विमा क्या चीज होती है? मुझे लगता है कि शायद आपको पता होगा, लेकिन नहीं पता तो छोटी सी बात समझ लो कि विमा क्या होती है? मात्रक से ही उत्पन्न होती है, उसी को हम विमा कहते हैं। विमा, ठीक है। 11th क्लास में हम इसका थोड़ा सा इंट्रो देख चुके थे, लेकिन अभी वो चीज क्या होती है क्या नहीं होती ये जानना कोई ज्यादा मैटर करता नहीं है। हमको बस ये पता होना चाहिए कि आवेश की विमा क्या होती है। कैसे निकालेंगे? बहुत ही ईजी है, बस देखते चलिए। तो देखो आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश इज इक्वल टू होता है आई इंटू टी। तो देखो आई इंटू टी, यहाँ पे आई क्या है? देखो आई क्या है? आपकी ये है विद्युत धारा। ये क्या चीज है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी। और टी क्या है यहाँ पर? ये आपका समय है, टाइम है, ठीक है। यानी अगर मैं विद्युत धारा में समय का गुणा कर देता हूं तो मुझे कुल आवेश की प्राप्त हो जाएगा, कुल आवेश मुझे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं निकालूंगा इसकी विमा। तो विमा निकालने से पहले मैं क्या पकड़ूंगा? इनके जो हमने, आपको पता होगा हमने 7 तरीके की हमने मूल राशियां पढ़ी थी। तो मूल राशियों किससे रिप्रेजेंट करते थे? वो सारी चीज हमने पढ़ रखी थी। तो देखो आई को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है। कोई बीच में इनटू का कुछ कैसा भी साइन नहीं आता। टी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, और इसके बाहर हम केवल एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, बस। ये बन गई इसकी विमा। क्या बोलेंगे इसको? विमा बोलेंगे। अब हम देखने वाले हैं विद्युतशीलता की विमा। जैसे क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी, ठीक है। तो देखो कूलाम के नियम से हम लोग जानते हैं, कूलाम के नियम से जो एफ का फॉर्मूला आता था वो आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में क्या होगा? R स्क्वायर होगा। हम ये चीज जानते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है? एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएंगे और इधर जो चीज है जो F है उसको इधर ले आएंगे। तो देखो यहाँ ये भाग कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा? गुणा करेगा। एप्सिलॉन नॉट इंटू एफ 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। मैं एक एक स्टेप को ऐसे लेके चलूंगा कि आपको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं आए, ठीक है। अब F है, अब F को हम इधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। इधर क्या करेगा? भाग, यानी 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 अपॉन में F इंटू R स्क्वायर। तो ये आ गया आपका अब फॉर्मूला। इसके थ्रू हम क्या निकालने वाले हैं? एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालने वाले। देखो कैसे निकलेगा, ठीक है। अब देखो विमा की बात कर लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट, अब देखो 1/4 पाई जो है इसकी तो कोई विमा होगी नहीं। ध्यान रखना कि जब आपकी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट यूनिट है, जैसे कोई भी कांस्टेंट चीज है, यहां लिखता हूं मैं, कोई भी नियत है, नियतांक, इसकी कोई भी विमा नहीं होती है, विमा नहीं होती है, ठीक है। जो भी आपका नियतांक होगा उसकी विमा नहीं होती है। अच्छा, अब हम निकालने वाले एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो देखो एप्सिलॉन नॉट, अब इसकी तो कोई विमा होगी नहीं। अब Q1 की विमा डायरेक्टली हमको नहीं पता क्या विमा होगी, हम इसको क्या करेंगे? किसी फॉर्मूले में तोड़ेंगे। तो देखो Q1 की विमा क्या, फॉर्मूला क्या था हमारा? हमने भी देखा था, Q1 है तो क्या होगा? I इंटू टी, ठीक है, ब्रैकेट बंद, इंटू I इंटू टी, दूसरा ब्रैकेट बंद। यानी इस Q1 के लिए भी हमने ये फॉर्मूला रख लिया, इस Q के लिए भी हमने फॉर्मूला ये रख लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पर क्या आ गया? F। अब F की विमा क्या होगी? F की विमा जिन लोगों को नहीं पता है बता दूं, mL/2 होती है। अगर आपको नहीं पता कैसे कैलकुलेट करनी है, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं इसके ऊपर भी छोटी छोटी वीडियो, जैसे कि अगर विमान निकालना अगर आपको नहीं आता, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें कि, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो एक सेपरेट वीडियो अच्छी रहेगी जिसमें आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो उस चीज को, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स का। अब यहाँ पे R इसका, तो R क्या है? R कोई भी दूरी है, इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे? हम L में रिप्रेजेंट करेंगे। तो L, अब चूंकि स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर, एज इट इज, जैसा है वैसे हम रख देते हैं। कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होती है विमा निकालने में। अब देखो I है, I की विमा क्या आएगी? A, ठीक है। T टाइम है T, ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या आएगा? I का A, ये क्या हो जाएगी? T, इसमें पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। mL/2 एज इट इज,
ठीक है, और एल स्क्वायर इसको एज इट इज, पहले हम इसको क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे। अब देखो अब कैसे होगा, यहां देखेंगे इसके बाद में, देखो 80 इंटू 80 तो क्या होगा, ए और टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर और टी स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। अब अपॉन में क्या आएगा, देखो ये एल स्क्वायर है, यहाँ एल बने, घातन जुड़ जाती है गुणा में, देखो गुणा ही हो रहा है, हमने ब्रैकेट लगा रखा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है गुणा, लेकिन हम रिप्रेजेंट रैंप दिखाएंगे नहीं कि गुणा हो रहा है, गलत हो जाएगा, ठीक है। हमको अपने माइंड में लेके चलना है कि हाँ भाई यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो एल और एल स्क्वायर क्या होगा, एल क्यू हो जाएगा, तो एम एल क्यू टी की पावर -2 ऐसे करके। तो ये क्या आ गई आपकी विमा आ गई। लेकिन क्या अभी भी ये विमा आ गई, क्या हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, अभी हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सॉल्व, चलो यार इसकी विमा निकालते हैं। तो देखो इसको भी और सोल्व करेंगे। यहाँ पे जो नीचे जो भी चीजें दे रखी हैं इसको हम क्या करेंगे, इस साइड में इसके ऊपर की साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या निकलेगा, एम नीचे है ऊपर जाएगा तो पावर इसकी इनवर्स हो जाएगी, ठीक है। अच्छा एल है, एल ऊपर जाएगा, इसकी पावर भी क्या होगी इनवर्स हो जाएगी। टी है माइनस पावर है ऊपर जाएगा तो माइनस और माइनस में गुणा होगा क्या होगा प्लस हो जाएगी। अच्छा टी स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी टी स्क्वायर दे रखा है। चलो एक काम करते हैं, इसको भी अलग अलग सॉल्व करते हैं। जैसे अभी तो हमने इस पूरी ये जो पूरा हमारे पास में डिजिट दे रखा था इसको ऊपर लिख गए तो ये चीज हो गई, इनटू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एम इनवर्स एल क्या होगा सेम रहेगा, टी देखो यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा टी 4 और ए है तो ए स्क्वायर। ये आ जाएगी आपकी किसकी विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में बात, हम विमा कैसे निकालते हैं, ऐसे हम किसी भी चीज की विमा निकाल सकते हैं। ओके सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर our upcoming interesting and knowledgeful videos. So guys, thanks for watching this video till the end. मिलता हूं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।